हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप आप सभी लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जून वाले एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है, तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के 30 मोस्टली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत चुने हुए क्वेश्चंस हैं, आप इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपका वो गलत ना हो, इसलिए आप शुरू से वीडियो को देखना और एंड तक देखना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट भी करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है और कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय। ये किसने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन? तो ये किसके द्वारा कहा गया? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज M.K. गांधी, सेकेंड ऑप्शन है R.N. टैगोर, सी ऑप्शन इज स्वामी विवेकानंद एंड द डी ऑप्शन इज श्री औरोबिंदो। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, ये क्वेश्चन देखा भी होगा, बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जहाँ भी ये मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ आ जाए, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन, ये कीवर्ड है। जहाँ भी मैनिफेस्टेशन आ जाए आपको पहचान लेना है कि ये स्वामी विवेकानंद का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं भी बन के, कई बार मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ये पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बाकी के ऑप्शंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि M.K. गांधी, जो गांधी जी हैं, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? गांधी जी को हम किसके साथ जोड़ते हैं? वर्धा स्कीम के साथ, जिसका दूसरा नाम है बेसिक एजुकेशन और एक और नाम है नई तालीम। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी गांधी जी ने। और एक और कॉन्सेप्ट दिया था गांधी जी ने, कास्टलेस सोसाइटी। कास्टलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो ये 2-3 चीज़ें आपको गांधी जी से रिलेटेड अच्छे से नोट कर ली हैं अपने पास। जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ आप लोग अच्छे से नोट करते रहना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दूसरा R.N. टैगोर। टैगोर जी ने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था? तो टैगोर जी से रिलेटेड आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि ही वाज दी एशियाज फर्स्ट नोबल, इन्हें जो एशिया का फर्स्ट नोबल प्राइज़ जो है वो मिला था। ठीक है, ये फर्स्ट नोबल विजेता हैं एशिया के, और वो नोबल प्राइज़ इनको क्यों मिला था? वो मिला था गीतांजलि के लिए। और वो किस सन में मिला था? 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को एशिया का फर्स्ट नोबल प्राइज़ मिला था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है श्री औरोबिंदो। श्री औरोबिंदो से हम किस चीज़, क्या कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने दिया था इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, श्री औरोबिंदो ने। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्चेस। यानी इन चारों में से जो की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है वो कौन सा है? ठीक है, 5 हेल्पिंग बिहेवियर होते हैं एंड 5 की बिहेवियर होते हैं। उन दोनों से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो हर बार पूछा जा रहा है, बहुत पूछा जा रहा है की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर से क्वेश्चन, इसलिए आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लेना। छोटी सी वीडियो है, ताकि आपको वो 10 बिहेवियर याद रहें, 5 की बिहेवियर एंड 5 हेल्पिंग बिहेवियर। सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है टीचर इफेक्ट इन डेवलपिंग टीचर लर्नर रिलेशनशिप, बी ऑप्शन इज engagement in learning by students, सी ऑप्शन इज यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड contribution, एंड डी ऑप्शन है यूज ऑफ प्रोसेस एंड कंटेंट क्वेश्चंस ड्यूरिंग टीचिंग। इन चारों में से आपको बताना है कि की बिहेवियर कौन सा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये बाकी के जो A, C और D, ये तीनों जो हैं ये हमारे हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचिंग का पार्ट हैं। की बिहेवियर ऑफ टीचिंग, इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, इंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग कौन कौन से हैं? जैसे कि लेसन क्लैरिटी फर्स्ट, सेकेंड है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, थर्ड है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, फोर्थ है इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड 5 है स्टूडेंट सक्सेस रेट।
ये 5 की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अभी पूछा गया। तो अगर आपको ये पांचों याद हैं तो आप पहचान सकते हो कि ये की बिहेवियर का पार्ट है। और हेल्पिंग बिहेवियर में क्या क्या आता है? फर्स्ट है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज स्ट्रक्चरिंग, थर्ड इज क्वेश्चनिंग, फोर्थ इज प्रोबिंग एंड 5 इज टीचर अफेक्ट। इसलिए आपको ये 10 बिहेवियर याद रखने हैं। की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का क्या मतलब होता है कि टीचर अच्छे से अच्छा कैसे पढ़ाए, एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है कि बच्चा अच्छे से अच्छा कैसे सीखे चीज़ों को। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अपने पास लिख लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर्स। इन सारे ऑप्शंस में से हमें पहचानना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर्स को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन, यानी दूसरे लोगों के इमोशंस को और खुद के इमोशंस को अच्छे से समझना। बी ऑप्शन इज एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली, यानी अपने आप को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना। सी ऑप्शन है बीइंग रेशनल इन थिंकिंग, यानी कि तर्क वितर्क के साथ सोचना, रेशनल थिंकिंग होना। डी ऑप्शन है एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को एडजस्ट करना। ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना। ई ऑप्शन है बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म, यानी कि क्रिएटिव होना और क्रिटिसिज्म करने के लिए हमेशा ओपन रहना। अगला ऑप्शन है एक्सेप्टिंग अदर पीपल एज दे आर, लोगों को ऐसे एक्सेप्ट करना जैसे कि वो हैं। तो अगर हम इसको ठीक से देखें, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन, इसी का तो मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जब हम खुद के और दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही होगा। बी ऑप्शन है एक्सप्रेस वनसेल्फ वेरी स्ट्रांगली, ज़रूरी नहीं है कि खुद को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट हो। ठीक है। सी है बीइंग रेशनल इन थिंकिंग, ये तो थिंकिंग की बात आ गई, यहाँ हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, या बीइंग रैशनल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। डी ऑप्शन है एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन भी सही होगा। ई देखते हैं बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म, ये ज़रूरी नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिस बच्चे के अंदर है या जिस भी पर्सन के अंदर है उसका क्रिएटिव वो ज़रूर होगा या फिर क्रिटिसिज्म करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, नहीं। अगला है एक्सेप्टिंग अदर्स पीपल एज दे आर, लोगों को ऐसे एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं, यानी लोगों की फीलिंग्स को समझना, उनको समझना। तो हमारा ए, डी और एफ सिर्फ यही ऑप्शन है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी गिवन इन ए रिसर्च रिपोर्ट, ये आ चुका है, 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी बिब्लियोग्राफी जो दी जाती है रिसर्च रिपोर्ट में, रिसर्च के लास्ट में, तो वो क्या करती है, वो हेल्प करती है इस इंटरेस्टेड लोगों की ताकि वो आगे रिसर्च कर सकें। बी ऑप्शन है शोज द वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, या फिर ये रिसर्चर की बड़ी नॉलेज को दिखाती है, वास्ट नॉलेज को एक्सप्रेस करती है। या फिर सी है मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, या फिर ये रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाती है, यानी कि बिब्लियोग्राफी देते हैं तो उससे हमारी रिपोर्ट ऑथेंटिक लगती है। डी ऑप्शन है इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, ये एक ऑप्शनल पार्ट है, आप बिब्लियोग्राफी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। बिब्लियोग्राफी दी ही इसलिए जाती है ताकि उन लोगों की हेल्प की जा सके जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उससे देख सकते हैं उसको, अपनी आगे रिसर्च में उन्हें हेल्प मिलेगी उससे, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट, यानी कि इन चारों में से इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए कौन सी वेबसाइट का यूज़ किया जाता है। टर्निटिन, बी है रिसर्चगेट, सी है एडिटोरियल एल्सवेयर, या फिर डी है ग्रामरली। इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, एडिटोरियल लगता है कई बार कि एडिटोरियल होगा क्योंकि एडिटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर कई बार लगता है रिसर्चगेट में रिसर्च से रिलेटेड काम होते हैं तो हो सकता है कि वहीं पर प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट हो वो, बट ऐसा नहीं है, टर्निटिन भी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रामरली। ग्रामरली से आपको याद रखना है, ग्रामरली एक प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट है। क्वेश्चन 6 है द डांस ऑफ द हनी बी कन्वेइंग टू अदर बीज वेयर नेक्टर विल बी फाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो हनी बी हैं वो डांस करके और बाकी बी को जो है बुला रही हैं। ठीक है, बाकी बीज को बुला रही हैं डांस करके, तो उसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, वो कौन सी कम्युनिकेशन है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
इसका आंसर देने के लिए हमें इन चारों कम्युनिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें एक बात हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सके, जैसे कि सोशल मीडिया, ठीक है, वहाँ एक से अधिक करोड़ों की संख्या में लोगों तक हमारी बात पहुंचती है। कम्युनिकेशन जो है लाखों करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक छोटे ग्रुप में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको भी ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। सी है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है खुद से बातचीत करना, सेल्फ टॉक। एंड ऑप्शन डी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में बात करना, जैसे कि एक मदर और उसके सन का बात करना, ठीक है, या फिर दो फ्रेंड्स का आपस में बात करना, या फिर दो से ज़्यादा फ्रेंड्स का आपस में बात करना, ये होता है इंटरपर्सनल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका हनी बी का एक ग्रुप है, ठीक है, हनी बीज का एक ग्रुप होता है, एक छत्ता होता है, उसमें वो कम्युनिकेट कर रही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ग्रुप कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मालवेयर इंटेंशनली इंसर्टेड इनटू ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट विल सेट ऑफ ए मैलिशियस फंक्शन व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशंस आर मेट। तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है वॉर्म, ऑप्शन बी है स्पाईवेयर, ऑप्शन सी है ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है लॉजिक बॉम्ब। तो इसका सही आंसर होगा, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटेंशनली इंसर्ट किया जा रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में, ठीक है, ताकि स्पेसिफाइड कंडीशन आने पर वो अपना काम कर सके, वो खराब कर सके सॉफ्टवेयर को, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, लॉजिक बॉम्ब। उसको क्या कहेंगे? लॉजिक बॉम्ब। बॉम्ब, स्पाईवेयर और ट्रोजन, ये भी आप सर्च कर लेना एक बार, इन तीनों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअली रिकमेंडेड सीक्वेंस। सीधा सीधा ये पूछा गया है कि एक्शन रिसर्च का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। बी ऑप्शन है ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट एंड रिफ्लेक्ट। सी ऑप्शन इज प्लान, एक्ट एंड प्लान। डी ऑप्शन इज ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट एंड प्लान। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा एक्शन रिसर्च वो कंफ्यूज हो भी सकता है, इसलिए आपको इस इजी क्वेश्चन को एग्जाम में गलत नहीं करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। PAOR से आप इसको याद रख सकते हो। एक्शन रिसर्च का साइकिल होता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ICT फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू, यानी कि ICT यूज करने का क्लासरूम में क्या पर्पज होता है? मेन, मेकिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इंटरेस्टिंग, यानी कि क्लासरूम की जो टीचिंग है, जो इंस्ट्रक्शन है उसको इंटरेस्टिंग बनाना। बी है डाइवर्ट स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास, यानी कि स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करना। सी ऑप्शन है कीप स्टूडेंट्स इंगेज्ड इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स को इंगेज रखना, ठीक है। ऑप्शन डी है ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टीचिंग, यानी लर्निंग आउटकम्स को, टीचिंग की लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करना। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग, क्योंकि क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल को सिर्फ आपने इंटरेस्टिंग बना दिया, लेकिन पढ़ाया आपने ठीक से नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। अटेंशन भी आप गेन कर रहे हो बच्चों की, ठीक है, लेकिन उनके आउटकम्स अच्छे नहीं, अटेंशन तो ले लिया आपने ICT का यूज़ करके कि वो जो है उन्हें अच्छा लगने लगा, अटेंशन उनकी गेन हो गई, लेकिन उनकी समझ नहीं आया, वो सीख नहीं पाए चीज़ों को, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। कीप स्टूडेंट्स इंगेज्ड इन द क्लास, सिर्फ इंगेजमेंट से कुछ नहीं होगा, जब तक उनके लर्निंग आउटकम्स बेटर नहीं होंगी, उनके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, तब तक जो है ICT यूज़ करने का पर्पस पूरा नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच करेक्टली इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ एंश्योरिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें सीधा सीधा पूछा गया है 5E जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल है उसके स्टेप्स पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, छोटी सी वीडियो है, उसको देख लेना आप जाकर, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कहानी के तरीके से हमने याद किया था। तो इसमें आपको सीक्वेंस बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इंगेज, एक्सटेंड एंड इवेलुएट। बी ऑप्शन है इवेलुएट, एक्सटेंड, इंगेज, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर। सी ऑप्शन है एक्सप्लेन, इंगेज, एक्सप्लोर, इवेलुएट एंड एक्सटेंड। एंड डी ऑप्शन इज इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेलुएट एंड एक्सटेंड। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेलुएट एंड एक्सटेंड। एक्सटेंड की जगह आपको इलेबोरेट लिखा हुआ भी दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इलेबोरेट आ जाए या एक्सटेंड आ जाए बात एक ही है। तो इसका सीक्वेंस ही ये होता है, इसके पांचों स्टेप्स भी आपको पता होने चाहिए और वो सीक्वेंस में भी याद होने चाहिए।
इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेलुएट एंड एक्सटेंड या फिर इलेबोरेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, मतलब एक टीचर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन इजी लगते हैं लेकिन ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहला है साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर की साउंड नॉलेज होना। बी है गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक टीचर के लिए कम्युनिकेशन स्किल का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन सी है कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर, यानी कि स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए कंसर्न रहना। डी है इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी कि लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ होना। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी ज़रूरी है, स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी होता है, एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर के अंदर होना। लेकिन इसका आंसर होगा सबसे पहला साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आपको जो है कुछ सब्जेक्ट मैटर पर अच्छी पकड़ नहीं है आपकी, तो आप क्या कम्युनिकेट करोगे, सिर्फ बाद में थोड़ी करोगे क्लास में। एंड स्टूडेंट की वेलफेयर के अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो तो उनकी वेलफेयर तो तभी होगी ना जब आप उनको अच्छे से पढ़ाओगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाओगे तब करोगे आप, तब ज़्यादा अच्छा है। इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ भी तभी कामयाब हैं जब आपकी सब्जेक्ट मैटर पर, अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है, ताकि आप एक अच्छी टीचिंग कर सको। ठीक है, तभी लीडरशिप तो बाद में आती है, पहले तो आपका अच्छे से आपका सब्जेक्ट मैटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। इसलिए इसका आंसर होगा साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है URL स्टैंड फॉर, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, बी ऑप्शन है यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, सी इज यूनिफाइड रिस्पॉन्स लोकेशन एंड ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये KVS में भी अभी इसी बार पूछा गया था URL की फुल फॉर्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इन चारों में से कौन सा नहीं है। फर्स्ट है फायरफॉक्स, सेकंड ऑप्शन है क्रोम, सी ऑप्शन है सफारी एंड डी ऑप्शन है फेसबुक। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नोट लिखा हुआ है, नोट पूछा गया है हमसे, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फेसबुक, क्योंकि बाकी ऊपर के तीनों ही ये वेब ब्राउजर कहलाते हैं। ओके। अब ये मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार घुमाकर। ठीक है, तो वेब ब्राउजर की ये लिस्ट है, कुछ वेब ब्राउजर के ये नाम है, कुछ ये सर्च इंजन्स के नाम हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको इनमें डिफरेंस पता रहे और एग्जाम में अगर सर्च इंजन से क्वेश्चन आता है तो आप उसको पहचान सकें, या वेब ब्राउजर पूछा जाता है तो आप उसमें डिफरेंस कर पाएँ आपस में। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ नीट, ए रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। नीट की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है नेशनल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी इज नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी इज नेशनल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्या इसकी होगी, ये बहुत बार ये रिसेंटली भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नीट की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वयं प्रभा इज एन एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया। दैट इज अवेलेबल 24/7 थ्रू 34 DTH चैनल्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो ये है, आपको ये पता चलेगा इस क्वेश्चन में कि किसके जरिए इनिशिएट किया गया था स्वयं प्रभा, और उसमें कितने चैनल्स हैं, 34 DTH चैनल्स हैं। ठीक है, 34 DTH चैनल, 32 भी लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है स्वयं प्रभा में फिलहाल 34 DTH चैनल्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 MHRD। MHRD के द्वारा स्वयं प्रभा को लॉन्च किया गया था। MHRD का अब नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और MHRD अगर दोनों अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए एग्जाम में, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन राइट नहीं करना है, आपको चूज करना है MHRD, क्योंकि उस वक्त MHRD था जब स्वयं प्रभा को लॉन्च किया गया। इसलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन वो मॉडिफाई करते हैं तो आपको MHRD ही चूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द सैटेलाइट यूज फॉर द ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा इज कॉल्ड, यानी उस सैटेलाइट का नाम क्या है जो स्वयं प्रभा को ट्रांसमिट और टेलीकास्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एड्यूसैट सैटेलाइट, ऑप्शन बी है SP एड्यू 15 सैटेलाइट, ऑप्शन सी है GSAT 15 सैटेलाइट एंड ऑप्शन डी है GSAT 3 सैटेलाइट। इसका आंसर होगा GSAT 15 सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
जियो सिंक्रोनस, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जीसैट 15 सैटेलाइट इसका होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ग्रेन दैट अपीयर ऑन ए टेलीविजन सेट व्हेन ऑपरेटेड आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज, यानी कि टेलीविजन सेट में जो बारीक बारीक ग्रेन्स आते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, जो बारीक बारीक ग्रेन आते हैं जब टीवी चलने वाला होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पार्क्स बोलते हैं, ग्रीन डॉट्स बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, या फिर रेन ड्रॉप्स बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्नो। जो ब्लैक ब्लैक ड्रॉप्स आते हैं टीवी पर, जैसे कि कभी जैसे कि सिग्नल का चले जाना या इस टाइप से, तो उनको हम बोलते हैं स्नो, जो ब्लैक ब्लैक ड्रॉप्स आते हैं टीवी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वॉज नेम्ड इन द ईयर, यानी कि AIR जो है, ऑल इंडिया रेडियो जो है, उसका नेम किस ईयर में दिया गया? ये 1926, 1936, 1946 या फिर 1956। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936। 1936 में AIR जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है उसको नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, कम्युनिकेटर शुड हैव 5 सेंसेस, यानी कि कम्युनिकेटर के 5 सेंसेस होना जरूरी है। बी ऑप्शन है, कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, यानी कि टॉलरेंस पावर होनी जरूरी है कम्युनिकेटर के अंदर, एक अच्छे कम्युनिकेटर के अंदर। ऑप्शन सी है, कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, कम्युनिकेटर को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है, कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी, एक कम्युनिकेटर की गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा सही, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर इसमें एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेटर शुड हैव 5 सेंसेस। क्योंकि एक अच्छा वक्ता होने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपके पांचों जो इंद्रियां हैं, जो 5 सेंसेस हैं, उनका अच्छे से काम करना जरूरी है। आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं तभी तो आप अच्छे से देख पाओगे, चीज़ों को सुन पाओगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। और जितने अच्छे से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो 5 सेंसेस के द्वारा, इतने ही अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाओगे, क्योंकि नॉलेज अच्छी होगी आपकी। इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज बाय द टीचर टू, जो इंस्ट्रक्शनल एड हैं वो जो टीचर यूज़ करता है पढ़ाने के दौरान, उनका मकसद क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है, ग्लोरीफाई द क्लास। बी ऑप्शन इज अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑप्शन सी है, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। या ऑप्शन डी है, एंश्योर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। तो इंस्ट्रक्शनल एड का जो यूज़ किया जाता है, सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं किया जाता क्लास को, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करके हमारा कोई काम नहीं हो सकता जब तक हम उनको अच्छे से पढ़ाएं नहीं। तो सबसे जो सही ऑप्शन है उसमें है ऑप्शन नंबर सी, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। हम इंस्ट्रक्शनल एड या टीचिंग लर्निंग एड को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM को यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है, ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग बन सके और हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें बच्चों के सामने। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MHRD द्वारा कौन से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया गया? ठीक है, प्रथम, बी ऑप्शन है स्वयं, सी ऑप्शन है फ्यूचर लर्न एंड डी ऑप्शन है ओपन लर्न। इन चारों में से MHRD द्वारा कौन सा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं। स्वयं को MHRD द्वारा लॉन्च किया गया था और एक ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का एक ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्वयं मूक का एक प्लेटफॉर्म है और इसको MHRD द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट, यानी किस इन चारों में से किसने रिकमेंड किया था SCRT को इस्टेब्लिश करने के लिए, कि SCRT को हर स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाए? ये किसने रिकमेंड किया था, कौन सी कमेटी थी वो? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी, जो कि 1965-66 में आई। सेकेंड ऑप्शन है रिव्यू कमेटी ऑन UGC, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सी ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि 1986 में आई थी। एंड डी ऑप्शन है रिपोर्ट ऑफ द UGC कमेटी, जो कि 1990 में आई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमारी NPE 1986 थी, ठीक है, जो कि राजीव गांधी के टाइम पर आई थी, राजीव गांधी के द्वारा लाई गई थी 1986। उसमें ये बात कही गई थी कि हर स्टेट में एक SCRT
स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन होना चाहिए। SCERT के इस्टेब्लिशमेंट की बात जो की गई थी वो NPE 1986 में की गई थी, ठीक है। और NPE 1986 किसके द्वारा लाई गई थी? राजीव गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज entrusted with the responsibility for coordination and quality of higher education in India। यानी इन चारों में से किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी के लिए, हायर एजुकेशन के कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जो जिम्मेदारी है वो इन चारों में से किस पर है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI। BCI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ये जो लिखा हुआ है इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। सेकेंड ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। सी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड 4 है नीति आयोग। तो यहाँ आपका जो कीवर्ड है वो है हायर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ कहा गया है कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन की जब भी बात आएगी आपका आंसर होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्योंकि हायर एजुकेशन के क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जहाँ भी बात आएगी उस पर काम करती है हमारी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ SWAYAM फॉर नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। SWAYAM के 9 कोऑर्डिनेटर्स, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं बता चुकी हूँ, आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी ट्रिक भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से उन 9 कोऑर्डिनेटर्स को आप याद रख सकते हो, इसलिए आप जाकर देख लेना, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हो। तो इसमें जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है SWAYAM का, तो कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेटर है जो नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए काम करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो है वो नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए काम करता है। और UGC किसके लिए काम करता है? हायर एजुकेशन के लिए। NPTEL किसके लिए काम करता है? टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए, ठीक है। NCERT किसके लिए काम करता है? स्कूल एजुकेशन के लिए। तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आपको पता होना चाहिए इन चारों का कि कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर किस फील्ड में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्डिंग इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है या फिर कौन कौन से हैं जो सही हैं। सबसे फर्स्ट है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम इज वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंड है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन सी है सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोम और रैम इन दोनों में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ठीक है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आपको याद रखना है जो रैम है RAM वो वोलेटाइल मेमोरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ और सिर्फ इसमें बी जो Q है Q ओनली सही है। क्यों? क्योंकि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आपको इसको कैसे याद रख सकते हो? जैसे कि रोम इज इक्वल टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये कीवर्ड है। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और जो रैम है वो है हमारी वोलेटाइल मेमोरी। और जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है? सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रोम और सेकेंडरी मेमोरी ये दोनों ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन रैम जो है वो अकेली होती है वोलेटाइल मेमोरी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड द लेवल ऑफ टीचिंग। इन चारों में से कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? लेवल ऑफ टीचिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं और किस किसने दिए। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशिएशन, क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों ही हमारे लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोरी लेवल किसने दिया? हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? मॉरिसन ने। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था? हंट ने, बिजी एंड हंट ने। ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए डिटेल्ड डेस्क्रिप्शन ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड इन। यानी कि मेथोडोलॉजी का जो डिटेल्ड डेस्क्रिप्शन है वो किस में रिक्वायर होता है, किस तरह की रिसर्च वर्क में रिक्वायर होता है? जो हम थीसिस बनाते हैं या डिजर्टेशन, उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसकी, या बी ऑप्शन है सिंपोजियम या वर्कशॉप में उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी है सेमिनार पेपर एंड आर्टिकल्स, एंड ऑप्शन डी है कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर्स।
इन चारों में से किस रिसर्च में रिक्वायरमेंट होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थीसिस और डिसर्टेशन में रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे सके मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च का। ओके, ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी, तो याद रखना है ये आपको। क्वेश्चन नंबर 28 है, टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा इज। 3 तरह के सोर्स ऑफ डेटा होते हैं, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसमें पूछा गया है टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है फिल्म्स, होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स। बी ऑप्शन है गवर्नमेंट गैजेट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। एंड ऑप्शन डी है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉलिसी पेपर्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है वो होता है फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डेटा, जो हम खुद जाकर कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सर्वे करते हैं हम जाकर, खुद जाकर जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, जो हम दूसरों का रिसर्च वर्क है उससे अगर डेटा कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। और थर्ड क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो उसको कहते हैं हम टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा। इन तीनों का मतलब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा इसका आंसर, बट ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, बी ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, सी ऑप्शन इज फंडामेंटल रिसर्च एंड डी ऑप्शन है एम्पायरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च यानी रिसर्च स्ट्रीम जो इमीडिएट एप्लीकेशन में काम आती है, इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। क्यों? क्योंकि जब हमें किसी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होता है वहाँ पर हमेशा आंसर होगा एक्शन रिसर्च। जहाँ पर भी इमीडिएट, यहाँ पर कीवर्ड है इमीडिएट, इमीडिएट वर्ड आ जाए या फिर हमें जो है फ़ौरन से सॉल्यूशन करना हो किसी भी प्रॉब्लम का, वहाँ पर आता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज। फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, इस तरह के जो इवेल्युएशन होते हैं उनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है दैट इट कम्स एट टर्मिनल पॉइंट। बी ऑप्शन है दैट इट इज़ यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिज़ाइन, यानी प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग से पहले इसका यूज़ होता है। ऑप्शन सी है रिलेट्स टू इंडिकेटिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। ठीक है, ऑप्शन डी है दैट इट इज़ हेल्ड ड्यूरिंग टीचिंग। तो यहाँ पर कीवर्ड होगा ड्यूरिंग, क्योंकि हमें मालूम है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है जो टीचिंग के दौरान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जैसे क्लास में क्वेश्चन पूछता है ना टीचर स्टूडेंट से और उनको फीडबैक देता है, वो सारी ही चीज़ें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसके लिए होता है? इंप्रूवमेंट के लिए होता है, स्टूडेंट के और टीचर दोनों के इंप्रूवमेंट के लिए होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और ये टीचिंग के दौरान होता है। ये सारे इसके कुछ पॉइंट्स हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। आज हमने कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक आंसर अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहकर काम कीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा। रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, बस अपना 100% दीजिए, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच।